प्यार हो तो ऐसा। दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। अब आगे। वर्षा मदन की ओर देखती है और मदन आगे बढ़कर वर्षा के माथे को चूम लेता है और धीरे से कहता है, तुम सो जाओ, ये सब यहाँ चलता रहेगा, ये जंगल है यहाँ, ये सब आम बात है। 6 जनवरी 1901। उधर गांव में कोई अचानक आपकी जिंदगी से चला जाए तो बहुत अफसोस होता है। साधना अपनी माँ की जलती चिता को देखकर आंसू बहाए जा रही है। वहीं सरिता अभी भी अपने ऊपर हुए जुल्म के सदमे में है। गुलाब चंद सिर पकड़े जमीन पर बैठा है और अपनी बीवी की जलती चिता को देख रहा है। हर तरफ गम का माहौल है। वहाँ गांव के सभी लोग मौजूद हैं और प्रेम मन ही मन कुछ सोच रहा है। अचानक वो जोर से सभी लोगों को कहता है, अब वक्त आ गया है कि हम हर जुल्म और अन्याय के खिलाफ एकजुट हो जाएं। कल अगर गांव के थोड़े से लोग भी हिम्मत करते तो ये अन्याय नहीं होता। आप सब लोगों के सामने एक औरत को जलील किया गया और आप सब तमाशा देखते रहे। बस तुम ज्यादा बात मत करो। तुम्हारा बाप खुद उस ठाकुर के साथ रहता है और तुम हमें बातें सुना रहे हो, रामू लोहार ने कहा। धीरज ने कहा, पहले स्वामी जी की बात तो सुन लो। स्वामी जी? कौन स्वामी जी? रामू लोहार ने पूछा। आप जिन्हें प्रेम के नाम से जानते हैं वही हमारे स्वामी जी हैं। पिछले 1 साल से अपना ध्यान छोड़कर देश प्रेम की खातिर समाज सुधार कर रहे हैं ताकि हम सब ऊंच नीच, जात पात, धर्म भ्रम भुलाकर अंग्रेजों का मुकाबला कर सकें, धीरज ने कहा। ये तो अनोखी बात हुई। हम तो सोचते थे कि ये पंडित का लड़का यहाँ कोई मजाक कर रहा है। बोलो बेटा, हम सुन रहे हैं, रामू लोहार ने कहा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हमें एकजुट होना होगा। बात सिर्फ इस गांव के ठाकुर की नहीं है। ठाकुर की अकल तो हम सब आज ठिकाने लगा सकते हैं। हमारी असली लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ है जिन्होंने हमें गुलाम बना रखा है, लेकिन उससे पहले हमें अपने सभी भेदभाव भुलाकर एक होना होगा। ऊंच नीच, जात पात की जंजीरों को तोड़ देना होगा, तभी हम एक होकर विदेशी ताकतों का मुकाबला कर पाएंगे। हम 1857 का संग्राम हार गए क्योंकि हम में एकता नहीं थी, वरना आज अंग्रेज इस धरती पे ना होते। हमने छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ वहाँ लड़ाई लड़ी और नतीजा ये हुआ कि हम बुरी तरह हार गए। ऐसी बातें हर किसी को समझ नहीं आती। ज्यादातर लोग बहुत आश्चर्य से प्रेम की बात सुन रहे थे। ऐसा उन्होंने पहली बार सुना था। 1857 तक का किसी को पता नहीं था। पता हो भी कैसे? देश का आम आदमी अपनी रोटी टुकड़े की दौड़ में इतना डूब जाता है कि उसे कुछ और ध्यान ही नहीं रहता। लेकिन कुछ नवयुवक ऐसे थे जो प्रेम की बात बड़े गौर से सुन रहे थे। प्रेम को कुल मिलाकर गांव वालों से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। ये सब देखकर गोविंद ने कहा, प्रेम लगता है इनको इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है गोविंद, तुम सोते हुए इंसान को अचानक उठाकर भागने के लिए नहीं कह सकते। इन सब बातों में वक्त लगता है। बरसों की गुलामी ने इन लोगों को जकड़ दिया है। मुझे ही इस गुलामी का कहाँ पता था। मैं खुद अध्यतम में डूब चुका था। ये तो स्वामी विवेकानंद जी की मेहरबानी है कि मेरी आंखें खुल गई। उनसे एक मुलाकात ने मेरे जीवन का उद्देश्य बदल दिया और मैं भी देश सेवा के लिए निकल पड़ा। मैंने समाज सुधार का रास्ता चुना है, बिल्कुल स्वामी विवेकानंद की तरह। पूरे देश में समाज सुधार की लहर चल रही है, हमें भी उसमें अपनी ओर से योगदान देना है। काम लंबा है, इसे धीरे धीरे आगे बढ़ाना होगा। ठाकुर की हवेली का दृश्य। ठाकुर साहिब क्या हुआ बलवंत? रुद्र प्रताप ने पूछा। गांव में आपके खिलाफ बगावत के सुर उठ रहे हैं, बलवंत ने रुद्र प्रताप से कहा। वीर भी उस वक्त वही था। वो ये सुनकर बौखला उठा और बोला, किसमें इतनी हिम्मत आ गई आज? मालिक, वो अपने मंदिर के पुजारी का लड़का प्रेम वापस आ गया है, वही सबको आपके खिलाफ भड़का रहा है। बोलता है ठाकुर को तो हम आज देख ले, हमारी असली लड़ाई तो अंग्रेजों के साथ है। क्या केशव पंडित का लड़का? वो तो 3 साल से गायब था, रुद्र प्रताप ने कहा। हाँ मालिक, वही, वो कोई स्वामी बनकर लौटा है।
पिताजी ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं अभी जाकर उसकी अकल ठिकाने लगता हूँ, वीर ने कहा। ठीक है वीर जाओ, इससे पहले कि बगावत के सुर ज्यादा जोर पकड़े उन्हें कुचल दो। मालिक एक बात और पता चली है। हाँ बोलो क्या बात है, रुद्र प्रताप ने पूछा। खबर है कि भीमा ने पिछली रात मदन की बहन को उसके घर छोड़ दिया था। रुद्र प्रताप ने पूछा क्या? अब कहाँ है वो नमकहराम? वो प्रेम के साथ ही था मालिक, शमशान में वो उसी के साथ खड़ा था। पिताजी आप चिंता मत करो, मैं भीमा की भी अकल ठीकने लगा दूंगा। रुद्र ने गंभीरता से पूछा, पर वीर ये हवेली के पीछे के खेतों से जो कल रात चीखें आ रही थी, उसके बारे में क्या करोगे तुम? वीर ने कहा, पिताजी वो भी देख लूंगा आज। ये सब काम करके सारे आदमी वर्षा को ढूंढने में लगा दो, मुझे जल्द से जल्द अपनी बेटी वापस यहाँ चाहिए। वीर ने कहा, जी पिताजी। वीर रुद्र प्रताप के कमरे से बाहर आता है और बलवंत से कहता है, सभी आदमियों को तैयार करो, आज गांव के एक एक आदमी की खाल खींचनी है। बलवंत ने कहा, जो हुक्म मालिक। जीवन प्रताप ने कहा, बेटा उस भीमा को पकड़कर यहाँ लाना, मैं खुद उसे अपने हाथों से मारूंगा। वीर ने कहा, आप चिंता मत करो चाचा जी, भीमा के साथ साथ मैं मदन की दोनों बहनों को भी लेकर आऊंगा। ये सुनकर जीवन की आंखों में अजीब सी चमक आ गई, उनमें हवस साफ दिखाई दे रही थी। वीर गांव में तूफान मचाने की तैयारी कर रहा है और रेणुका रसोई में व्यस्त है। हवेली का बावर्ची माधव भी उसके साथ है। माधव ने कहा, मालकिन आप रहने दीजिए, हम कर लेंगे। रेणुका बोली, कोई बात नहीं काका, काम करके मेरा मन बहल जाता है। जैसी आपकी इच्छा मालकिन। कभी उन्हें कुछ सुनाई देता है, आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मैं। ये कैसी आवाज है मालकिन? पता नहीं। रेणुका रसोई से बाहर आकर देखती है पर उसे कुछ नहीं दिखता। हटो ना, ये आवाज आती है। रेणुका हैरानी में फिर से चारों तरफ देखती है। देखो हट जाओ, कोई सुन लेगा। रेणुका हैरान परेशान फिर से हर तरफ देखती है। फिर वो वापस रसोई में आती है और माधव से पूछती है, काका क्या तुमने फिर से कुछ सुना? हाँ मालकिन सुना तो, पर बहुत हल्का सा। रेणुका बोली, मुझे लगा मेरे कान बज रहे हैं। उस घर में उस वक्त रेणुका के अलावा और कोई औरत नहीं थी, इसलिए रेणुका काफी हैरत में थी। उसने मन ही मन सोचा, कहीं ये लोग फिर से तो किसी गरीब को यहाँ नहीं ले आए। वो फौरन अपने ससुर के कमरे की तरफ चल दी। कमरे के बाहर वीर बलवंत से बातें कर रहा था। वो वीर को देखकर रुक गई। वीर ने पूछा, क्या बात है? कुछ नहीं, रेणुका ने कहा और वापस मुड़ गई। जीवन ने रेणुका के लिए वीर से कहा, कल इसने बहुत बुरा किया हमारे साथ बेटा। वीर ने कहा, सब काम निपटाकर इसकी भी खबर लूंगा चाचा जी, पहले बाहर वालों को देख लूं। रेणुका वापस रसोई की तरफ बढ़ती है, पर वो जैसे ही रसोई के दरवाजे पर कदम रखती है, उसे आवाज आती है, यही मानते हो कि नहीं? रेणुका पूरी हवेली को देखने का फैसला करती है। बारी बारी से वो सभी कमरे देख लेती है। इतनी बड़ी हवेली में ज्यादातर कमरे खाली पड़े थे। रेणुका को थोड़ा डर भी लग रहा था, पर फिर भी वो एक एक करके सभी कमरों के अंदर झांक कर देखती है, पर उसे किसी कमरे में कुछ नहीं मिलता। बस चाचाजी और पिताजी का कमरा रह गया, पर वहाँ से तो मैं आ ही रही हूँ। पिताजी और चाचा जी का कमरा आमने सामने है, वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं था। वैसे भी आवाज तो रसोई के पास से ही आ रही थी और वो कमरे तो रसोई से दूर हैं। रेणुका मन ही मन खुद से बातें कर रही है। ये सब सोचते सोचते वो रसोई के बाहर पहुंच जाती है। तभी अचानक उसे ध्यान आया, अरे वर्षा का कमरा तो मैं भूल ही गई। ये सोचकर उसका दिल धक धक करने लगता है। वो सोचती है, तो क्या ये आवाज वर्षा के कमरे से आ रही है? पर वर्षा तो यहाँ नहीं है। रेणुका रसोई के बाहर खड़ी खड़ी पहली मंजिल पर वर्षा के कमरे को घूरती है। रेणुका सोचती है, वर्षा का कमरा रसोई के नजदीक है, वहाँ से आवाज रसोई तक पहुँच सकती है। कुछ देर सोचने के बाद रेणुका सीढ़ियों की तरफ बढ़ती है। उस कमरे की तरफ बढ़ते हुए उसके कदम किसी अनजाने भय से थर थर काँप रहे हैं। जब रेणुका कमरे के बाहर पहुंचती है,
तो रुक जाती है। शुक्र है इस कमरे में भी कोई नहीं है, पर ये आवाज आ कहाँ से रही थी? रेणुका कमरे की बाहर की कुंडी लगी देखकर अपने मन में कहती है। रेणुका बहुत हैरान और परेशान है। वो वापस मुड़कर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है। आफ, तुम ये क्या कर रहे हो? रेणुका ये सुनकर सीढ़ियों के बीच में ही रुक जाती है। इस बार उसे आवाज बहुत नजदीक सुनाई देती है। वो वापस ऊपर की तरफ आती है। वही जो मुझे करना चाहिए। हे भगवान, ये आवाज तो वर्षा के कमरे से ही आ रही है। कौन है अंदर? रेणुका ने मन ही मन कहा। रेणुका कांपते हाथों से वर्षा के कमरे के बाहर लगी कुंडी को खोलती है और दरवाजे को खोलने के लिए अंदर की ओर धक्का देती है, पर दरवाजा नहीं खुलता। मेरा शक सही निकला, अंदर कोई है, रेणुका धीरे से कहती है। रेणुका ने आवाज लगाई, वर्षा, क्या तुम अंदर हो? अंदर से कोई जवाब नहीं आती। रेणुका फिर से आवाज लगाती है, वर्षा, क्या तुम अंदर हो? पर ये तुम्हारे साथ कौन है? फिर भी अंदर से कोई आवाज नहीं आती। कभी रेणुका को वर्षा के कमरे की खिड़की का ध्यान आता है। रेणुका खिड़की पर जाकर उसे खोलने की कोशिश करती है, पर वो नहीं खुलती। आइए, थोड़ा रुको। रेणुका को फिर से अंदर से आवाज सुनाई देती है। रेणुका जोर से धक्का देकर खिड़की खोल देती है। फिर वो जो देखती है उसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो देखती है कि वर्षा घुटनों के बल जमीन पर है और उसके पीछे एक लड़का है। हट जाओ भाभी, देख रही है। देखने दो, इस खेल का कोई दर्शक भी तो होना चाहिए। रेणुका हैरानी भरे शब्दों में पूछती है, वर्षा, ये सब क्या है और तुम कहाँ थी? रेणुका ने कहा, हे, कौन हो तुम? छोड़ो वर्षा को, वरना। बदतमीज, कौन हो तुम? रेणुका ने फिर से गुस्से में कहा। एक बार आप भी मेरे आगे झुककर देख लो, पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। रेणुका ये सब सुन और देखकर भौचक्की रह जाती है और उसकी आंखों में गुस्से के कारण खून उतर आता है। भाभी, क्या आप यहाँ आना चाहती हो? चुप करो वर्षा, मुझे इस पूरे घर में तुम थोड़ी अच्छी लगती थी, आज तुम पर से भी विश्वास उठ गया। छी, रेणुका ने गुस्से में कहा। ये सब देखकर रेणुका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचती है, ये किस नरक में झोंक दिया पिताजी ने मुझे, इससे अच्छा तो मुझे मार देते। वर्षा बोली, क्या सोच रही हो भाभी? कहो तो मैं कुंडी खोलूं। भाड़ में जाओ तुम दोनों, रेणुका कहती है और वहाँ से चल देती है। रेणुका जाते जाते अपने कानों पर हाथ रख लेती है और भारी कदमों से सीढ़ियों से नीचे उतरती है। वो जो कुछ देखकर आ रही थी उसने उसे अंदर तक झकझोर दिया था। वो खोई खोई रसोई की तरफ जाती है, लेकिन रसोई में घुसने से पहले वो मुड़कर देखती है कि वीर अपनी पलटन के साथ बाहर जाने की तैयारी कर रहा है। वो असमंजस में है कि वीर को वर्षा के बारे में बताए या ना बताए, पर कुछ सोचकर वो वीर की तरफ बढ़ती है। वीर उसे आते देख चिढ़ जाता है और झल्ला कर पूछता है, क्या बात है? जी, आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बकवास करनी है? जी थोड़ा इधर आओ ना, बात गंभीर है। वीर ने गुस्से में कहा, तेरे साथ और हो भी क्या सकता है, मनहूस कहीं की। मनहूस में नहीं, ये घर है, ये परिवार है। पता नहीं किस जन्म की सजा मिल रही है मुझे यहाँ। जबान लड़ाती है, लगता है सबसे पहले तेरी अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी। वीर ने रेणुका के बाल खींचते हुए कहा और उसे खींचकर अपने कमरे की तरफ ले गया। चिंता मत कर, अभी तूफान आने वाला है। वीर ये आवाज सुनकर रुक जाता है। ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? वीर ने रेणुका से पूछा। रेणुका ने कहा, वही तो मैं आपको बताने आ रही थी, पर मेरी सुनता कौन है? वीर ने गुस्से में पूछा, बकवास बंद कर और ये बता कि ये आवाज कहाँ से आ रही है? वर्षा के कमरे से आ रही है। वर्षा कमरे में ही है। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।